नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। और इससे पहले अपने 2 क्लासें पढ़ चुके हैं परमाणु और अणु से रिलेटेड। ये जो क्लासें अपन पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें चलती हैं 6 से 12, छठी से लगाकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकें हैं, उनके अंदर से अपन परमाणु और अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन 2 क्लासें पढ़ चुके हैं और ये आखिरी क्लास होने वाली है परमाणु और अणु से रिलेटेड। तो इससे पहले अपने क्या-क्या पढ़ा दोनों क्लासों में, तो परमाणु के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम भी पढ़ लिया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी पढ़ लिया है अपन ने। परमाणु के प्रतीक को किस प्रकार लिखते हैं वो भी पढ़ लिया है। परमाणु द्रव्यमान, अणु और आयन, परमाणुकता, संयोजकता के बारे में पढ़ लिया है। रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ लिया है। परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा और विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो परमाणु के मॉडल दिए थे, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इसकी कमियां, बोर का परमाणु मॉडल, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। और यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, न्यूट्रॉन तक अपन ने पढ़ लिया है। अब इस क्लास के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं बोर बरी स्कीम के बारे में। बोर बरी स्कीम क्या है इसके बारे में अपन पढ़ने वाले। तो बोर और बरी ने परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण संबंधित नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। बोर बरी स्कीम क्या है? तो बोर और बरी 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह वितरित रहते हैं, तो इस संबंध में कुछ नियम दिए, जिन्हें बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। अब वो नियम कौन कौन से? तो पहला है, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है या ज्ञात किया जाता है। कोई भी परमाणु होता है उसकी कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम 2n² सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर जो n है वो कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर, यानी कि कौन सी कक्षा है। जैसे पहले कक्ष K में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2 इंटू पहला कक्ष है, तो इसके लिए अपन 1 लिखेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और उस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। इस तरह पहला जो कक्षक होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह दूसरे कक्ष में n की जगह अपन 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और उस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, यानी कि दूसरे कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी तरह तीसरे कक्ष के अंदर कितने होंगे? तो n की जगह अपन रखेंगे 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, 9 दूनी 18, यानी तीसरे कक्ष के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहरी जो कोश होता है उसके अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरा बताया इन्होंने, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकते जब तक उससे पहले वाला कक्ष पूर्ण ना हो जाए। यानी कि सबसे पहले तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब ये पूर्ण हो जाएगा पहला कक्षक, उसी के बाद दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन आएंगे। यह नहीं कि पहला कक्षक खाली है और दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन आ गए। सबसे पहले तो पहला कक्षक पूर्ण होगा, उसके बाद दूसरे कक्षक में आएंगे, दूसरा पूर्ण होगा, उसके बाद तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये इन्होंने बताया। तो ये पढ़ा था अपने बोर और बरी स्कीम के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? इससे पहले भी अपन ने पढ़ा और थोड़ा और विस्तार से पढ़ लेते हैं। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई भी परमाणु होता है उसके बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोर बरी स्कीम के अनुसार किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बोर और बरी ने क्या बताया कि कोई भी जो परमाणु होता है उसके बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। असक्रिय तत्व,
जिन तत्वों के परमाणु का बाह्यतम कक्ष 8 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण होता है, यानी कि ऐसे तत्व जिनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बाहरी जो कक्ष होता है वो पूर्ण होता है, तो उन्हें असक्रिय तत्व कहते हैं, यानी कि वो किसी के भी साथ कोई क्रिया नहीं करते। ऐसे तत्वों की संयोजकता शून्य यानी कि 0 होती है। जो असक्रिय तत्व होते हैं उनकी संयोजकता 0 होती है। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम के बाह्य कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी कि इसके फर्स्ट कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका बाहरी जो कक्ष हो गया उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। अब लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी बचा एक दूसरे कक्षक में रहेगा, तो बाहरी जो कक्ष है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी भी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। इसी प्रकार सोडियम में, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, 11 होता है, तो पहले में आएंगे 2, दूसरे में आएंगे 8, 10 हो गए, बाकी बचा 1, तो तीसरे कक्षक में लास्ट में बचा अपने बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता भी होगी 1। यानी कि बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी इनकी संयोजकता होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। अब इसी प्रकार मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आता है 12वें नंबर पर, तो इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, तो इसके बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनकी संयोजकता 3 होगी। फ्लोरीन F के बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन आता है 9 नंबर पर। कितने नंबर पर? 9 नंबर पर आता है। तो पहले कक्ष में आ जाएंगे 2 और दूसरे में आएंगे 7। दूसरे में आएंगे 7, यानी कि बाहरी कक्षक में कितना हो गए? 7। इस हिसाब से इसकी संयोजकता 7 होनी चाहिए, लेकिन 7 त्यागने की बजाय 1 ग्रहण करना आसान रहता है, इसलिए इसकी संयोजकता 7 ना होकर 1 होगी। कितनी होगी? 1। 7 त्यागने के बजाय 1 ग्रहण करना आसान होता है, इसलिए जितने ग्रहण करेगा उसकी संयोजकता उतनी होगी, तो इसकी संयोजकता होगी 1। द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब इसको दर्शाते कैसे? तो पहले तत्व का प्रतीक लिखते हैं और ऊपर की साइड में द्रव्यमान संख्या और नीचे की साइड में परमाणु संख्या लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या हो गई 7 और इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई 14, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या बराबर होते हैं, यानी कि परमाणु संख्या 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन भी होंगे, तो 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर 14। तो द्रव्यमान संख्या जब भी ज्ञात करनी हो तो परमाणु संख्या का 2 गुणा कर ले, लगभग वही आएगा। अब पढ़ते हैं अपन समस्थानिक के बारे में। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। समस्थानिक यानी कि स्थान सेम रहेगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3। पहला आता है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम 1 1 और ड्यूटेरियम होगा 1 2, ट्राइटियम होगा 1 3। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। इनका परमाणु संख्या तो सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 2 होते हैं। एक होता है 6 12 और एक होता है 6 14। इसी प्रकार क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17 35 और 17 37। ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक है। अब समस्थानिकों के रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जो भी समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण तो समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं।
अब समस्थानिकों के क्या क्या उपयोग है, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग परमाणु भट्टी के अंदर ईंधन के रूप में करते हैं। कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन का जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग भी आपको पूछ सकते हैं। तो यूरेनियम का परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, कोबाल्ट का कैंसर के उपचार में, आयोडीन का घेंघा रोग के उपचार में। ये समस्थानिकों के उपयोग है। अब है समभारिक। समभारिक मतलब भार समान, द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए आर्गन और कैल्शियम की परमाणु संख्या अलग अलग होती है, क्रमशः 18। आर्गन की तो 18, कैल्शियम की 20 होती है, लेकिन इनका द्रव्यमान संख्या समान होती है, यानी कि द्रव्यमान संख्या इनकी 40 होती है। आर्गन की भी 40, कैल्शियम की भी 40। तो ये हो गया समभारिक। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके आवेश क्या होते हैं, उनका द्रव्यमान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका आवेश है और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये इसका द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के जितना ही आवेश होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अलग होता है। तो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, -10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, इसका आवेश 0 होता है और इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के समान होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब अपन पढ़ेंगे मोल संकल्पना के बारे में। मोल संकल्पना क्या होती है। परमाणु और अणु बहुत सूक्ष्म कण होते हैं तथा पदार्थ की न्यूनतम मात्रा में भी इनकी संख्या अत्यधिक होती है। परमाणु और अणु जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, लेकिन पदार्थ की न्यूनतम मात्रा में भी इनकी अधिक संख्या होती है। इस वृहद संख्या को व्यक्त करने के लिए मोल मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ये जो वृहद संख्या होती है, इनकी पदार्थ की न्यूनतम मात्रा में भी ये बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए मोल शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोल लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, लैटिन का, जिसका अर्थ होता है ढेर या संचय। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें किसी पदार्थ के उतने ही कण होंगे जितने कार्बन के समस्थानिक C12 जो समस्थानिक होता है उसकी 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण होंगे जितने कार्बन के जो 12वां समस्थानिक होता है उसके 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। अब जब भी मोल शब्द का प्रयोग किया जाता है, मोल शब्द का, तो उसके साथ परमाणु, अणु, आयन और इलेक्ट्रॉन का उल्लेख करना आवश्यक है। यानी कि जब भी अपन मोल शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ अपन परमाणु, अणु या आयन या इलेक्ट्रॉन का उल्लेख अवश्य करेंगे। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.9 × 10⁻23 ग्राम होता है। 1.9 × 10⁻23 ग्राम होता है और कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? 12 ग्राम। अब कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो ऊपर लिखेंगे अपन मोल, मोल का जो द्रव्यमान होता है 12 ग्राम प्रति मोल, और नीचे लिखेंगे अपन 1.9 × 10⁻23 ग्राम। ऊपर तो मोल का द्रव्यमान और नीचे परमाणु का द्रव्यमान। जब अपन इसे सोल्व करेंगे तो ये संख्या आएगी 6.022 × 10⁻23 परमाणु पर मोल। कितने आएंगे? 6.022 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। अतः किसी पदार्थ की एक मोल मात्रा में 6.023 × 10⁻23 परमाणु
प्रति मोल कण होते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ ले लो, उसके 1 मोल मात्रा में इतने परमाणु कण होते हैं। कितने? 6.023 इंटू 10 की घात 23 परमाणु 1 मोल के अंदर, कोई सा भी पदार्थ ले लो। और ये जो है इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। अवोगाद्रो संख्या कौन सी होती है? 6.023 इंटू 10 की घात 23 परमाणु प्रति मोल। पदार्थ की 1 मोल मात्रा में कणों की संख्या सदैव समान होती है, चाहे पदार्थ कोई भी हो, कोई सा भी पदार्थ हो, 1 मोल के अंदर इतने ही परमाणु होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होंगे। जैसे CH4 के 12 ग्राम में और CO2 के 44 ग्राम में अणुओं की संख्या या कार्बन के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या सदैव 6.022 इंटू 10 की घात 23 होगी। 022 भी लिख सकते हैं, 023 भी लिख लो, कोई अंतर नहीं है। अब बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की। मोलर द्रव्यमान पदार्थ की 1 मोल मात्रा का द्रव्यमान जब ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि पदार्थ की जो 1 मोल मात्रा होती है उसे अगर ग्राम में व्यक्त कर दे अपन तो वो मोलर द्रव्यमान होगा। हाइड्रोजन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 2 AMU या U भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाइड्रोजन अणु का मोलर द्रव्यमान होता है वो 2 ग्राम प्रति मोल। यानी कि इसको अपन अगर ग्राम में व्यक्त कर दें तो ये इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 2 ग्राम प्रति मोल। मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता किसी दिए गए ताप पर, ताप दे रखा है, किसी दिए गए ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के पदार्थ की मोलों की संख्या। किसी भी ताप पर 1 लीटर जो विलयन होता है उसके अंदर विलेय पदार्थ के जो मोलों की संख्या होती है वो इसकी मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। और इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल है। मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर तो क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या और नीचे लिखेंगे विलयन का आयतन और मात्रा क्या होगा? तो मोल प्रति लीटर। और ये भी ध्यान रखना है कि यह ताप पर निर्भर करता है। ये जो मोलरता होती है वो हमेशा ताप पर निर्भर करती हैं। दिया गया ताप यानी कि कोई भी ताप दे देगा उसके अंदर 1 लीटर विलयन और उसमें जो विलेय पदार्थ है उसमें मोलों की संख्या कितनी है, उस मोलों की संख्या में उस विलयन के आयतन का भाग देंगे तो मोलरता आ जाएगी और इसे अपन कैपिटल M से लिखते हैं। इसके बाद आती है मोललता। वो तो हो गई मोलरता और ये हो गई मोललता। किसी विलयन के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। मोलरता में क्या होगा? 1 लीटर विलयन और मोललता में क्या होगा? 1 किलोग्राम। मोललता को अपन स्मॉल m से लिखते हैं। ऊपर तो लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान। जो विलायक होगा उसका द्रव्यमान kg के अंदर अपन नीचे लिखेंगे। यह ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता जो होती है वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो ये हो गया अपना परमाणु और अणु। परमाणु और अणु के बारे में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। एनसीईआरटी की जो 6 से 12 की विज्ञान की पुस्तकें हैं उनमें से अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलता है अगला वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।